अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। हम पढ़ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस और हमने पढ़े थे पहले लेक्चर में 15। आज हम 15 के आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था अगर आप लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे कि आपको सेशन कैसा लग रहा है तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन लाऊंगा। तो उतना रिस्पांस अच्छा नहीं आया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने लाइक्स की, उनके लिए मैंने ये लेक्चर फिर से लाया और कुछ लोगों ने कमेंट भी की। तो चलते हैं आगे, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं करूँगा क्योंकि चलो 15-20 तक मैं देखता हूँ अगर हो सकेंगे। बिना देरी के चलेंगे आगे, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे और देखोगे लेक्चर, उतना ज़्यादा रीच मिलेगा और उतने में नए नए लेक्चर्स लाऊंगा। देखो, His speech has taken winds out of my sails. Taken wind out of my sails. ये इसको मैं अच्छे तरीके आपको समझाऊंगा। ये है बोट। बोट है ये, तो ये समंदर में है। समंदर में बोट कैसे चलती है? आप ऐसे लगाते हो कपड़ा इस पे। जब कपड़ा लगाते हो फिर विंड आती है, विंड ब्लो इसको करती है और कपड़ा रोकने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से नाव आगे आगे चलती है, शिप आगे आगे चलती है। तो आपने बहुत मेहनत के साथ यहाँ कपड़ा वपड़ा सेट किया, बाकी चीज़ और डायरेक्शन सेट की और विंड भी आ गई, विंड आ गई और सेल में चली गई, इसी कपड़े पे लग गई। अब हमें क्या पता था, अब आराम से हम चलेंगे, अब किश्ती आगे चलेगी। लेकिन हुआ क्या, कोई आ गया, उसने विंड ही ले ली। अब ये कपड़ा, आपने जितनी भी मेहनत की, कपड़ा लगाया, डायरेक्शन सेट की, वो सारा आपका चौपट हो गया, सारा प्लान। मतलब किसी ने जब आपको विंड ही ले ली, मतलब आपकी मेहनत पे पानी फिर गया। यथ इस कौशर पट वना यखनी गसन आब। आपने बहुत मेहनत के साथ यखनी बनाई थी, लेकिन किसी ने उस पर पानी फिर दिया, हो गया यखनी गसन आब। तो इसी तरीके से आप ये समझ सकते हो कि आपने कोई मेहनत की, कोई आके आपसे वो छीन रहा है। मेड मी रिमेंबर माई पास्ट, मेड मी थिंक फॉर द फ्यूचर, मेड मी डिप्रेस्ड, मेड माई वर्ड्स और एक्शंस इनइफेक्टिव। देखो, आपने कोई एक्शन की, कोई वर्ड्स, कोई स्पीच बोला, कोई आके आपको उसने बोला ये ठीक नहीं है, कुछ दोबारा करना है या कुछ अलग सा करना है। मतलब आपकी मेहनत उसने आपकी मेहनत पर पानी फिर गया, इनइफेक्टिव, यही आएगा इसका। मेड माई वर्ड्स एंड एक्शंस इनइफेक्टिव, यह है इसके। होप ये वाला आपको समझ में आया होगा अब अच्छे से, और कश्मीरी में भी आपको ये समझ में आया होगा। There is no point in discussing the new project with him as he always pours cold water on any ideas. Pours cold water, ये हमेशा नेगेटिव में होता है। ये कोल्ड, जैसे मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, कोल्ड ब्लड भी यही होता है। एंगर होता है, एग्रेशन होता है, रुथलेसली होता है। मतलब कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको हम बोलते हैं, बहुत भयानक तरीके से मारा गया, एंग्रीली मारा गया। उसी तरह यहाँ पोर्स कोल्ड वाटर, जैसे हम कोई काम करते हैं, कोई आके वहाँ इस पर पानी फिर देता है। तो सपोज़ आपने कुछ लिखा आपने कुछ लेटर, कोई आ गया, उसने पानी फिर दिया उस पर, मतलब वो तो ख़त्म हो गया, फिर वो ज़ाया ही होता है पेपर। उसी तरह यहाँ भी आप ये यूज़ कर सकते हो कि आपने कुछ काम किया, तो कोई आके बोला ये काम आपने ठीक नहीं किया, ये नए से करो। मतलब आपकी मेहनत पे उसने पानी फेरा। तो क्या आ सकता है इसको? पुट्स ऑफ, डिसलाइक्स, डिसअप्रूव्स ऑफ पोस्टपोन्स। डिसअप्रूव किया, मतलब आपने बहुत मेहनत के साथ कोई डॉक्यूमेंट बनाया, क्या किया, कोई काम किया, कोई आके बोला आपने ये काम ठीक नहीं है। इतनी मेहनत के साथ आपको लगा होगा इसमें अप्रिसिएशन मिलेगी, उसमें डिसअप्रिसिएशन ही मिली। उसी को बोलते हैं पोर्स कोल्ड वाटर, मेरी मेहनत पे पानी फिरा गया। चलेंगे आगे। Regardless of what her parents said, she wanted let her hair down.
अपने बालों को नीचे करना। अब देखो, अपने बालों के नीचे करना क्या होता है। सपोज़ ये ज़्यादातर वुमेन्स करती है, मतलब जब उनके बाल बंद होते हैं, वो बाकी वो होते हैं ना, उनके बहुत सारी चीज़ें जिनसे वो पिन्स विन्स वगैरह या कुछ होते हैं ऐसे डिवाइसेस जो उनको पीछे लगते हैं बाल बंद करके, लेकिन उनसे उस चीज़ से उनको क्या होती है, फिर सर में दर्द होता है, बाकी चीज़ें होती है। उसको रिलैक्स करने के लिए वो सारी पिन्स विन्स निकाल के बालों को खुले छोड़ देते हैं, उससे उनको रिलैक्स मिलता है। तो क्या हो सकता है इनको, लेट हर हेयर डाउन, अपने बालों को डाउन नीचे करना, मतलब वही रिलैक्स करना। ये औरतों को ज़्यादा समझ में आएगा, लेट हर हेयर डाउन करने से क्या होता है। रियली एन्जॉय, वॉश हर हेयर, कॉम हर हेयर, वर्क टिल लेट। रियली एन्जॉय, उससे वो एन्जॉय करते हैं, क्योंकि सर वर में अगर दर्द होगा वो चला जाता है। आप देखो और एक इसका देखो, अगर इसका मीनिंग निकालेंगे, जंपड आउट ऑफ माई स्किन, अपने चमड़ी से बाहर निकलना, इसका क्या मीनिंग है। और यहाँ तो इस तरीके का, अब मैं जानबूझ के इसका मीनिंग निकालूंगा इन के रिलेटेड, ऑप्शंस के रिलेटेड। जंपड आउट ऑफ माई स्किन, मिसाल के तौर पर कोई आदमी बैठा है, कुछ कर रहा है, तो अचानक से इसको हमने कुछ खबर दी, और अगर वो खबर वो शॉकिंग होगी, वो शॉक होता है, तो उससे क्या होता है, वो लर्जता है और उसका जो स्किन है ना, उथल पुथल हो जाता है। तो उसी तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं कि जंपड आउट, स्किन से बाहर कब आते हैं, स्किन आप स्किन से बाहर कब आते हो, किस तरह। तो जब पैनिक होंगे, एक्साइटेड होंगे, नर्वस होंगे या एंग्री होंगे। स्किन से बाहर तभी आए जब कोई शॉक लगे, मतलब पैनिक, कोई ऐसी खबर होगी या कोई ऐसा वाक़या होगा, जैसे यहाँ इसने व्हेन द एक्सप्लोजन हर्ड, जब बाहर कोई धमाका हुआ, तो इसका आई जंपड आउट ऑफ माई स्किन, तो पैनिक सिचुएशन होगी। जंपड आउट ऑफ माई स्किन मतलब पैनिक सिचुएशन। ये उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जंपड आउट ऑफ स्किन, इसको हम कश्मीरी में फ्रेज़ बोलते हैं, पता है आपको क्या है, मे द्राय वनजी नेबर। ये आप अक्सर जब कुछ ऐसा एपिसोड होता है, फिर हम बोलते हैं वनिज द्राय नेबर, या सकृत में वनजी, जब ऐसा कोई शॉक देता है, या आप आराम से बैठे होते हैं, पीछे से कोई आपको ज़ोर से आवाज़ लगाता है, चक्रियात में वनजी नेबर। ये कश्मीरी में हम यूज़ करते हैं जंपड आउट ऑफ स्किन। आप उस तरीके से भी याद रख सकते हो कि वनिज करियत ने नेबर, वाज इन पैनिक। She didn't realize that the clever salesman was taking her for a ride. देखो, ये इसका मतलब क्या हो सकता है। ये अक्सर ये स्कैम ही होता है। किस तरह, ये वुमेन्स के साथ ही ज़्यादा होता है। सपोज़ कोई आ गया, कोई एरा गेरा आदमी आ गया, जैसे उसने लोन पे या किसी चीज़ पे बाइक खरीदी होगी अच्छी खासी दिखाने के लिए, या कोई गाड़ी, फिर उसने कोई खूबसूरत लड़की देखी, हाँ चलो आजा मैं आपको राइड देता हूँ, आजा आपको कहाँ चलना है, मैं आपको छोड़ के आता हूँ वहाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो ये ऐसे वैसे। एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो कुछ उसके इंटेंशंस ठीक नहीं होते, वो मतलब ऐसे ही मतलब फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम हनी ट्रैप भी कह सकते हैं। हनी ट्रैप भी एक टर्म है, एक फ्रेज़ है, ये भी याद रखना वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ हम अच्छा ही दिखाते हैं और हमारा कुछ हिडन एजेंडा होता है, ये याद रखना। ये इसी तरीके से याद रहेगा, टेकिंग फॉर ए राइड, बाइका हवनस, गाड़िया हवनस, सगई तथ आशिक। ये कश्मीरी में अक्सर हम यूज़ करते हैं, बाइका हवनस या गाड़िया हवनस, सगई आशिक तथ। तो हमारी माएँ बहनें ये देख रही होगी, माइंड नहीं करना, ये जस्ट समझाने के लिए, ये इसी तरीके से आप याद रहेगा। ट्राइंग टू ट्रिक हर, टेकिंग हर इन ए कार, pulling her along, forcing her to go with him। देखो, trying to trick her, ये याद रखना, trying to trick her। चलेंगे आगे। बीट a dead horse, आप एक देखो, घोड़ा जिंदा है, उसको बीट करोगे वो तेज चलेगा,
मतलब कुछ फ़ायदा ही आ गया। डेड हॉर्स, आपने मुर्दा घोड़े को पीटा, वो क्या करेगा, वो आपका काम थोड़ी करेगा, वो तो मुर्दा है। मतलब आप ये काम फजूल कर रहे हो, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिंदा हॉर्स को मारते मतलब चल जाता, लेकिन मुर्दा हॉर्स को कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप फजूल काम करते हो। बीट द डेड हॉर्स मतलब फजूल काम करना जिससे कोई फ़ायदा नहीं आएगा। एक्सप्लॉइट समवन टू पॉइंट ऑफ किलिंग him her to continue playing a game knowing very well that you are going to lose. Show extreme level of cruelty especially to animals. To uselessly dwell on a subject far beyond its point of resolution. देखो यही है, to uselessly dwell on subject far beyond its point of resolution. जहाँ आपको पता है कि आपको कोई सोल्यूशन रिजोल्यूशन कोई मसला हल होने वाला नहीं है, फिर भी आप जानबूझ के वहाँ अपनी पूरी ताकत लगाते हो कि नहीं ये मुझे करना है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। टू च्यू समवन आउट, टू च्यू समवन आउट क्या, किसी को चबाना, किसी को चबाना। तो किसको हम चबाएंगे, इसका मतलब क्या हो सकता है। reprimand someone severely, to discourage someone who is going to start a new venture, to save someone, to bore someone by talking ceaselessly। देखो to choose someone किसी को चबाना, अब आप इसको डायरेक्ट कश्मीरी मीनिंग निकालो, चस्न्याथस बह खेथई, चस्न्याथस बह खेथई मतलब हम किसी को एक अच्छे तरीके से कोई बात बता रहे, वो वहाँ से क्या करता है, वो बहुत दरिंद तरीके से हमें कुछ उल्टा सुल्टा बोलता है, फिर हम उसको बोलते हैं मैंने तो यही बताया, चुन थे बह खेत ही तोड़, तमिस वने मैं तमिस ने बह खेत, मतलब ये खेत क्या होता है, उसने मुझ पर गुस्सा किया या उसने मुझे डांट डपट उल्टे में ही की। तो ये कश्मीरी में भी यूज़ करते हैं और इंग्लिश में भी यही है, जो कश्मीरी में हम बोलते हैं वही इंग्लिश में भी है। रेप्रिमेंड समवन सीवियरली, यही आएगा, डांट डपट करना बहुत खतरनाक तरीके से। बॉल इज इन योर कोर्ट, ball is in your court, request someone to return your belongings, to tell someone politely about his her mistake, put the blame on other person, it is up to you to make the next decision। देखो ये कोर्ट होता है, ये बॉल सपोज ये गोल होता है, तो बॉल जब आपके पास ही है मतलब आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप जहाँ चाहो जिसके पास चाहो बॉल फेंक सकते हो, मतलब सब कुछ आप पर ही डिपेंड है, जो आप चाहो वो कर सकते हो। क्या आ सकता है इसमें, रिक्वेस्ट समवन टू रिटर्न द बिलोंगिंग्स, टू टेल समवन पोलाइटली अबाउट हिज हर मिस्टेक्स, पुट ब्लेम ऑन अदर, इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन। ये जो मैंने आपको बताया, बॉल तो आपके कोर्ट में ही है, आप ये आप पे डिपेंड है, आप जो चाहो कर सकते हो, डिसीजन आप ही ले सकते हो। यथ कशर पे वन ऐ पानस ताम, तमिस पानस ताम वन अक्सर। अब देखो ये इसका तो ये मीनिंग भी वही, आउट ऑफ प्रिंट। जैसे आप अमेज़ॉन पे ऑर्डर करते हो, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हो, वहाँ आता है आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब ये आइटम ख़त्म हो गया। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब आइटम ख़त्म हो गया या आइटम हम डिलीवर नहीं कर सकते। इसी तरह आउट ऑफ प्रिंट, प्रिंट क्या होती है, प्रिंट बुक्स होती है। आउट ऑफ प्रिंट मतलब ये बुक अब मौजूद नहीं है, इज़ नॉट अवेलेबल। A book no longer available from the publisher. A publisher refused to publish your book, not able to pin it due to being short on paper, intentionally not mention some items in the article or book। देखो ये a book no longer available जो मैंने आपको बताया, आउट ऑफ प्रिंट मतलब अब बुक ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्रिंट बुक के साथ ही होता है।
ये उसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब ये इसका ऑर्डर नहीं कर सकते, ये आइटम ख़त्म हो गया। इसी तरह आउट ऑफ प्रिंट मतलब बुक आउट ऑफ ऑर्डर है, बुक अवेलेबल नहीं है। देखो, कीप अंडर वंस हैट, कीप अंडर वंस हैट, टू कीप समवन समथिंग ए सीक्रेट, to take care of someone else valuables given to you for safekeeping. Keep all your wealth in your home. Steal and hide something. देखो, keep under one's hat ये अक्सर यूज़ करते हैं जादूगर। जादूगर वो कबूतर वबूतर जो भी है वो चीज़ें वो हैट के अंदर, वो पीछे से फिर आराम से चोरी चोरी से हाथ हैट में लगाते हैं और दिखाते हैं अपने वो करिश्मात। तो उसी तरीके से क्या होता है, उनके सारे सीक्रेट्स उनके हैट के अंदर होते हैं। ये बात याद रखना। तो क्या है, टू कीप समथिंग सीक्रेट, हैट के नीचे, कीप अंडर वंस हैट, टोपी के नीचे, और टू कीप समथिंग ए सीक्रेट। अब देखो ये एचलीज हील, एचलीज हील क्या होता है? एचलीज हील अगर मैं आपको कश्मीरी में समझाऊँ, एक कहानी बताऊँ, इसके रिलेटेड नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत मज़ेदार है। जब हम पुराने ज़माने में बच्चे जब होते थे तो क्या बता रहे थे, एक कश्मीरी में आती थी रांटस, रांटस की कहानी। रांटस के बारे में जब बोल रहे हम बोलते थे रांटस होती कैसी है। देखो, सब बोलते थे कि रांटस आसान जन हिंद पे बराबर मस वस जोड़ बाकी चीज़ सह बराबर बासान जन, मगर मसल क्या तमिस तमिस खोर पथ कुन, मतलब वो इसकी वीकनेस है, वो पूरी औरत ही लगती आपको, लेकिन आप पहचानते हो ये रांटस है, फिर आपको भागना पड़ेगा। उसकी एक वीकनेस है कि वो उसके पैर पीछे की तरह होते हैं। ये मतलब कहानियाँ है। उसी तरह अगर आप अब तो ये याद रहेगा आपको एचलीज हील क्या होती है। एक्चुअली एक आदमी था, तो एक आदमी वो ग्रीक का, ये ग्रीक माइथोलॉजी में है, उसको बुरी नज़र से बचाने के लिए उसको एक वो बैप्टिज्म जिसको हम बोलते थे ना, वो बात करना जब बच्चा पैदा होता है, ताकि वो इवल से बचे या कोई इसको मार ना सके। उसकी माँ ने क्या किया, उसने की माँ ने उसको अपनी एड़ियों से हील से उठाया, एक हील से, और डुबकी लगाई पानी में, उसी ये सेक्रेड पानी में, सेक्रेड पानी जो था। लेकिन एक हाथ में उसकी एड़ी थी, मतलब वो डूब नहीं गई। अब वो रहा जो वल्नरेबल था कि अब उस एड़ी पे अगर कोई हमला करे वो मर जाएगा, बाकी उसके शरीर पे कुछ नहीं होगा। मतलब एक वीकनेस थी उसमें, अब वो मार नहीं जाता, लेकिन एक वीकनेस थी जहाँ पे उसको हाथ लगाया गया था अपनी माँ ने, वो क्योंकि वो डूबा नहीं वो हाथ जहाँ वो एड़ी। तो जब उसके दुश्मनों को पता चल गए उसकी वीकनेस, उसकी एड़ी से वो मर सकता है, तो उन्होंने तीर उसको एड़ी पे ही मारने की कोशिश की, और जब उसको एड़ी पे तीर लग गई वो मर गया। मतलब ये भी एक कहानी है, जैसे मैंने रांटस की कहानी आपको बताई, एक वीकनेस थी जिससे आप पहचानते हो रांटस क्या है, और इसी तरह एचएलई को भी वीकनेस पता चल जाएगी। तो ए सेक्रेट वेपन टू बी यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट, द पर्सन हु इज ब्लेम्ड इफ एनीथिंग goes wrong, a fatal weakness in spite of all strength, the past deed which one is trying to hide। देखो, ए फैटल वीकनेस मैंने बताया ना, एक वीकनेस जिसकी वजह से वो मर सकता है, फैटल, इन स्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ्स, उसकी सारी स्ट्रेंथ थी, वो मर नहीं जाता, लेकिन उसकी एड़ी जो पानी में नहीं डुबाई गई थी उसकी वजह से वो वीकनेस थी, और जिसकी वजह से वो मर जाता, जो मैंने आपको बताया। चलेंगे आगे। अब क्वेश्चन नंबर 27, मेक वंस फ्लैश क्रीप, क्रीप का मतलब क्या होता है, रेंगना। फ्लैश, किसी के गोश्त को आप रेंगाते हो, मतलब वो चलता है, गोश्त चलता है थोड़ी, वो आदमी चलता है, लेकिन किसी का फ्लैश, उसका गोश्त चलता है। जैसे हम बोलते हैं हमारा गोश्त फड़फड़ाता है, सोन माज वट वट करा, मतलब वो किसी डर से ही होगा। ऊपर मैंने आपको बताया
देखो वो भी आप यहाँ थोड़ा रिलेट कर सकते हो। ऊपर मैंने आपको बताया जंप्ड आउट ऑफ माई स्किन, जंप्ड आउट ऑफ वन स्किन, अपने चमड़ी से बाहर आना, वो तभी होता है जब कोई पैनिक सिचुएशन होती है, मतलब जब कोई आपको फ्राइट करता है बाकी चीज़। इसी तरह ये भी है मेक वंस फ्लैश क्रीप, किसी के शरीर या मांस को दौड़ाना, रेंगाना। तो वो किस तरह होता है कि जब आप डरे हुए हो, डरने वाले ही उनका ही गोश्त फड़फड़ाता है, टू फ्राइटन समवन। चलेंगे नेक्स्ट। देखो ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया, बीट अराउंड द बुश। अब देखो मैंने बताया एक बुश है, आप जंगल में गए, जंगल में गए, जंगल में है एक, यहाँ पे एक बुश है, झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के बीच में बालू है, ये मैं बता रहा हूँ बालू। तो आप क्या करते हो, आप सीधे बालों पे हमला नहीं करते हो क्योंकि आप डरते हो। आप क्या करते हो, आप झूठी में यहाँ भी पीटते हो, यहाँ भी पीटते हो, यहाँ भी पीटते हो, लेकिन झाड़ियों पे नहीं हमला करते हो, मतलब घुमा फिरा के, घुमा फिरा के। जैसे कश्मीर में हम क्या बोलते हैं उसको, मेमावन शाल दलील, मेमावन शाल दलील, मेवन सोद क्या वन शाल दलील, मतलब घुमा फिरा के इधर उधर की बात क्या कर रहे हो, मुझे सीधे मुद्दा बताओ क्या है, क्या मसला था। तो वो शाल दलील यही है, ब्रिएट अराउंड द बुश। टॉक बैड अबाउट अ पर्सन ऑफन इन एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन, इट इज़ वाइज टू इग्नोर hardships and continue with your task, to treat a topic but omit its mean points often intentionally, spend a fun jovial time। देखो ये to treat a topic, किसी टॉपिक, कोई टॉपिक आपको दिया गया बट omit its मेन पॉइंट्स, उसके मेन पॉइंट्स आपने नहीं बताए, और इसके इधर आसपास जो भी पॉइंट्स है वही आप बताने की कोशिश कर, लेकिन मेन मुद्दा जो है वो आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हो, शाल दलील बता रहे हो। देखो बाई अ लॉन्ग चॉक, लंबा चॉक है, लंबे चॉक से क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा लिख सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा, और छोटे चॉक से तो कम। तो इसको अब क्या, इसमें तो सडनली ओकेजनली ए केस ऑफ इमरजेंसी सोल्यूशन मेजॉरिटी, ये यहाँ देखो, यहाँ तो सीधे यही है मेजॉरिटी, ए लॉन्ग चॉक मतलब बहुत ज़्यादा। और एक क्वेश्चन, गो फॉर ए सॉन्ग, गो फॉर ए सॉन्ग। देखो सॉन्ग हमेशा चीप की हालत में यूज़ करते हैं, चीप, चीप मतलब बहुत सस्ता। अब आप बोलोगे सॉन्ग और चीप, ये का अब खुद ही बता रहे हो सॉन्ग मतलब चीप, क्योंकि आपने अब मैं यहाँ देखा नीचे ऑप्शन, इसलिए नहीं। कश्मीरी, अगर आपको कश्मीरी आता है, जब आप कोई इम्पोर्टेंट बात करते हो किसी के साथ, करते हो ना कश्मीरी में, फिर वो आपको अच्छे तरीके से सुन नहीं रहा, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आप क्या बता रहे हो उसको, जन के भी गेवान सा तथस वन कि गेवन मतलब सह लेस इम्पॉर्टेंट कथ आसान, गाना मतलब लेस इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट क्या होती है जो आप बता रहे हो। जन क्या बह गेवन सा बोजन मेवन, और गेवन मतलब सीधे वो चीप, कोई बात टुच बात। अब देखो क्या है, हैप्पी गो लकी एटीट्यूड, समथिंग विच इज़ प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मैंने बता, जान बह गेवान मतलब सस्ता ही होगा। वंस फेवरेट म्यूजिक सोल्ड चीपली, सोल्ड चीपली, सस्ते दाम में बेच देना, वही इसका मीनिंग है। मेरी इच्छा ये थी कि मैं 25 आज पढ़ाऊँ, लेकिन 15 ही मैं कर पाऊँगा क्योंकि आप मेरा ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हो। देखो मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा मुझे लाइक्स आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे, आपकी वजह से त्यूता अन ज़्यादा लेक्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। इन 15 को भी मुझे कम से कम 2 घंटे लगे पहले बनाने में, देखने में, कहाँ से लाऊं, क्या लाऊं, और फिर रिकॉर्ड करना, फिर वो करना, फिर अगर आप देखोगे नहीं फिर मुझे क्या फ़ायदा आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ जितना मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा
उतने ज़्यादा। फिर मेरी खुद इच्छा है कि अगर 50-50 हो जाए, फिर 1000 तक हम पहुँचे, 1000 फ्रेजेस, तो वो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1000 और एनफ, 1000 फ्रेजेस। अगर हम 50-50 लाएंगे, मतलब ये 20 लेक्चर्स में हम पूरा कंप्लीट करेगा और आपको कोई कभी दिक्कत नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही करोगे, फिर मुझे भी मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में। सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए पहले आप मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स लाऊंगा और कंप्लीट करके रखूँगा ये। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।